डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, क्या वो इसकी इजाज़त देता है? कोई गुंजाइश है ऐसे किसी भी इक़दाम की जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट ने किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है? इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉज और ये वो बातें तो हम वैसे भी पैलेस्टाइन की वजह से अब काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि इसकी क्या अहमियत है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं इस अग्रेशन को? किसी दूसरे मुल्क के सदर पर इल्ज़ाम लगाना, उसको उठाना, अरेस्ट करना, अगवा करना, जैसे भी आप कह लें, और अपनी मुल्क की अदालत में लाकर उस पर मुकदमा चलाना, ये कैसा प्रेसिडेंट सेट किया गया अमेरिका की जानिब से? गो कि हम कह सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, कोई पहला वाक़या नहीं है अमेरिकी जारहियत का। जी नीलम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जैसा आपने बताया कि प्रेसिडेंट मादुरो को जिस तरह ले जाया गया अमेरिका, इसकी नज़ीर सिर्फ अमेरिका में ही मिलती है, जब पानामा के प्रेसिडेंट को भी इस तरीके से 1989 के अंदर अगवा किया गया था। लेकिन उन दोनों के दरमियान, दोनों वाक़यात के दरमियान फ़र्क ये है कि पानामा के प्रेसिडेंट के ऊपर पहले से चार्जेस थे और प्रेसिडेंट मादुरो को पकड़ने के बाद उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। और सबसे अहम तरीन बात जो कि आजकल डिबेट में है वो ये है कि बैनुल अक़वामी ना सिर्फ क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि किसी भी मुल्क की सॉवरेंटी की ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप अपने फ़ौजों को लेकर वहाँ पर आए और इस तरीके से आपने लैंड करके उनके प्रेसिडेंट को अगवा किया। तो इसकी मिसाल दुनिया में वैसे आप ढूंढना चाहें तो मिल तो जाएगी, लेकिन जब से महज़िब दुनिया है, जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, कि जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद से एक बना हुआ सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती। और ये सिर्फ अमेरिका का ही खासा है कि इससे पहले सद्दाम हुसैन के साथ ये किया गया, उससे पहले जो है अफ़गानिस्तान के अंदर ये किया गया, लीबिया के अंदर। यानी कि आप ये देख लीजिए कि जो 21वीं सदी है, इसके अंदर एक तवातुर के साथ ये वाक़यात होते हुए आ रहे हैं। और 20वीं सदी के अंदर भी पानामा के प्रेसिडेंट के साथ ये किया गया। तो किसी भी बैनुल अक़वामी कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इनका ये इक़दाम जो है, दरअसल ना सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि इस बात का अमलन ऐलान भी है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज दोबारा गुफ्तगू की है, जो कि बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर नशर भी की गई, कि वो नाम ले रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक का, क्यूबा का, ईरान का, कि उनकी भी बारी अब लग चुकी है, तो उनके अंदर भी ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। डॉक्टर उसामा, यूएन की जनरल असम्बली के फैसलों की तो पहले भी कोई अहमियत नहीं रही थी। अब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी काउंसिल भी उसकी भी कोई वक़्त नहीं रही है, और अब यूएन बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब सिर्फ एक एड एजेंसी बन के रह गया। समझ नहीं आ रहा यूएन में, एमनेस्टी में, ऑक्सफम में क्या डिफरेंस है कि सिर्फ एड के हवाले से ही मामला जो है वो यूएन की तरफ देखा जाएगा, बाकी जो बड़े बड़े अमन, जो उसके क़याम का मकसद था कि अमन कायम करना है या किसी की जारहियत का मुकाबला करना है या जवाब देना है या डेमोक्रेटिकली किसी मुल्क के ऊपर अगर हमला भी करना है, अपना हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हो, उसके लिए यूएन की इजाज़त, तो फिर क्या वक़्त रह गई है अब इस इदारे की? देखिए नीलम, ये बात तो हम गुज़िश्ता 2 साल से करते हुए आ रहे हैं, बल्कि अब तो तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, 3-4 महीने ज़्यादा ही हो गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत तो अब रही नहीं है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो 80वीं सालगिरह थी, वो मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की बरसी थी, जिसमें इस बात का ऐलान कर दिया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा को अमलन ख़त्म कर दिया जाएगा। जो कुछ वहाँ पर होता रहा वो भी आपने देखा, और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है, आप उसको देखिए कि हम बतौर सहाफ़ी भी इस बात के ऊपर बड़े अलार्मिंग पोजीशन है कि दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ती इदारे वो अब इस किस्म का मवाद तख्लीक कर रहे हैं या वो कुछ लिख रहे हैं जो शायद हमने कभी सुना नहीं था। अब वो ये लिख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं अगर बरतानवी बड़े अखबारात का, डेली टेलीग्राफ का आपको हवाला दूँ, वो ये कहते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम, वो जुल्म पे मबनी है, तो लिहाजा इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं वो लोगों को, यानी कि मज़लूमों को ज़्यादा प्रोटेक्शन फ़राहम करते हैं बकौल उनके, और दीगर अक़वाम के हाथ बांध देते हैं, जबकि ये सब कुछ इसके वाइस वर्सा है। तो जब ऐसी चीज़ें सियासत के अंदर भी नज़र आएँ, सहाफ़त के अंदर भी नज़र आएँ,
عسکری محاذ کے اوپر بھی نظر آئیں کہ چاروں طرف سے یہ گونج سنائی دے کہ نظام ختم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک، شاید اب ہم اس کو اقوام متحدہ کو نہ دیکھیں کسی فعال کردار کو ادا کرتے ہوئے، کیونکہ اقوام متحدہ کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل بھی سامنے نہیں آ سکا۔ اسی یہ طرح اسرائیل نے جی اسی طرح جب اسرائیل نے غزہ کے اندر جو کچھ کیا، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ انٹونیو گوترس کتنے بے یار و مددگار رہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی پروسیڈنگ کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی بے یار و مددگار کے طور پر صرف پھرے جاری کرتے رہا، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایک لا تھا وہ کولیپس کر چکا ہے، اور اب مائٹ از رائٹ کی حکمرانی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کس جگہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، ایک اور بھی اب امریکہ نے ان ایڈونچرز کا یا مس ایڈونچرز کا آغاز کر ہی دیا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ رشیا جیسے انڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، نریندر مودی کو موک کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جائیں پاکستان اور مسعود اظہر کو اٹھا لائیں، تو پھر اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر اتنی طاقت ہے امریکہ میں، تو رشیا جا کے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کو بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا کے امن کو یا یوکرین کو خطرہ ہوتا ہے، یا ایران جا کے ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو بھی اٹھایا جا سکے گا۔ کیا یہ اس طرف سچویشن جا رہی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے اپنے جو مقاصد ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ نیلم دیکھیں، یہ امریکہ کا پرانا سلسلہ ہے۔ امریکہ نے پریزیڈنٹ مادورو کو اس وجہ سے اٹھایا کہ ان کے پاس وہاں پہ پوری ایک چین آف کمانڈ موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے جو امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کریں گے، اور جہاں پہ یہ چین آف کمانڈ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی وہاں پہ وہ ایسیسینیٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ وہ فوجوں کو لے کر آتے ہیں، انویژن کرتے ہیں اور لیڈرشپ کو ایسیسینیٹ کرتے ہیں۔ لیبیا کے اندر یہ ہوا، عراق کے اندر یہ ہوا، افغانستان کے اندر یہ ہوا، اور جہاں تک بات ایران کی ہے تو ایران کے اندر ان کے پاس کوئی ابھی تک ایسی فوٹنگ موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو یا ریلیجیس لیڈر کو اٹھا کے لے کر آئیں تو اس جگہ کوئی اور آ جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے اندر اسٹریٹجی لیبیا اور عراق والی ہی ہوگی کہ یا تو انویژن ہوگا یا پھر ایسیسینیشن ہوگا۔ جہاں تک بات ہے ایران کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت فرام یعنی کہ آج ہم جب 5 جنوری کو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو آج امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ قرب و جوار کے اندر یا اپنے پڑوسیوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھائے، اور اس دھاک کی بنیاد کے اوپر وہ آئندہ آگے جا کے مزید کارروائیاں کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لاطینی امریکہ ہے یا جنوبی امریکہ جو ہے، جو امریکن کانٹیننٹ کا حصہ ہے، اس کے اندر امریکہ کی کارروائیاں مزید بڑھیں گی۔ جہاں تک بات ہے رشیا یا چائنا کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے، امریکی اس اقدام سے رشیا کو ایک وائلڈ کارڈ مل گیا ہے کہ وہ چاہے تو یوکرین پہ حملہ کرے، پوری یوکرین کو انویڈ کر لے، اور چاہے تو وہ یوکرین کے صدر کو اٹھا کے لے آئے اپنے پاس اور اس کے اوپر ٹرائل شروع کرتے۔ تو یہ دنیا جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ مختلف بر اعظم کی بنیاد پہ یا ریجن کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ یورپ کے اوپر اگر روس قبضہ کرے گا تو امریکہ خاموش ہو جائے گا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ کیا رد عمل ہے یوکرین کی جنگ میں، اور امریکہ جو کچھ کر رہا ہے یوکرین کہہ رہا ہوں وینزویلا کے اندر، اس کے اوپر بھی اب چائنا اور روس کی خاموشی جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لگ یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر نیا آنے والا ہے وہ اپنے پڑوسیوں پہ قبضے کی ایک نئی کالونائزیشن کی داستان کو ساتھ لے کر آئے گا۔ بہرحال یہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ہی کر سکتا ہے، ورنہ اس اصول کے تحت تو بنگلہ دیش انڈیا جائے اور اپنی جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کو واپس لے کر آئے، جن کے اوپر مقدمات بھی بنگلہ دیش میں ہی چل رہے ہیں۔ یہ سویلائزڈ نیشن کا کانسیپٹ اس سے کتنا ہرٹ ہوتا ہے ڈاکٹر اسامہ؟ وہ جو ایک تھیری تھی سویلائزڈ پیپل، سویلائزڈ نیشن، سویلائزڈ ڈیموکریٹک ویلیوز، اس کے اوپر آپ ضرور اپنا اظہار خیال کیجیے۔ اور برطانیہ اور یورپین کنٹریز کیوں ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں یہ جتنی بھی ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں، کہ برطانوی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا برطانیہ جو اتنا اہم ملک ہے دنیا میں، اس کا بس یہ کہہ دینا کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ کافی ہے؟ یا آگے بڑھ کر برطانیہ کو یا یورپین کنٹریز کو کوئی اپنا رول بھی ادا کرنا چاہیے جب انٹرنیشنل لا خطرے میں ہے دنیا میں؟
जी नीलम, सबसे पहले तो मैं सिविलाइजेशन का आपको बता दूं। अमेरिका वही मुल्क है जो रेड इंडियनों के कब्रिस्तान के ऊपर आबाद हुआ है, रेड इंडियंस को कत्ल करके आबाद हुआ है। और जहाँ तक आप बात करती हैं कि जदीद दुनिया की और महज़िब दुनिया की और सिविलाइजेशन की, तो मैं और आप भी जदीद दुनिया में रहते हैं। इनकी सारी सिविलाइजेशन, सारे कवानीन, सारे हुकूक, सारी इंसानी हुकूक, सारा इख्तियार सिर्फ अपनी लैंड तक मौजूद रहता है। उसके बाहर जो है, जो इनकी बर्बरियत और जुल्म की दास्तानें हैं, वो हम बारहा देख चुके हैं और इस सदी के अंदर भी देख चुके हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है बरतानिया की, तो ये बात आप समझ लीजिए कि यूरोप और अमेरिका की राहें जो है यूक्रेन की जंग के बाद जुदा हो चुकी हैं। अब कितने दिन आगे साथ चलना है, ये इसके ऊपर बड़ा वो कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है उनकी। अगर रशिया मजीद आगे आता है तो अमेरिका कह चुका है कि आपको खुद इंगेज करना है, मैं इंगेज नहीं करूँगा। तो इस सूरत हाल के अंदर बरतानिया की सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाती है और बरतानिया की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो आपके सामने हैं, आप भी यहीं पर रहती हैं, तो उस सूरत में बरतानिया कोई और जंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बरतानिया के पास भी मल्टीपर्पस चैलेंजेस हैं कि जिनका उसको सामना है, मल्टी लेवल चैलेंजेस हैं जिसका उसको सामना है। और बरतानिया जो नज़र आ रहा है वो है नहीं। बरतानिया अंदर से खोखला हो चुका है। इसी तरह मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका भी अंदर से खोखला हो चुका है। और ये अमेरिका जो हमले करके अपनी माइट को या अपनी ताकत को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ये दरअसल एक चिराग जो बुझने वाला होता है वो उससे पहले भड़कता ज़रूर है। तो यही वो भड़कीली और चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। अमेरिका का भी चिराग ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। मईशत बैठ चुकी है, डॉलर मार्केट इकॉनमी से हट रहा है, उसकी जगह सब्सटीट्यूट आ रहा है। तो अमेरिका जो है वो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, अमेरिका उस तरह नहीं है। और बरतानिया जिस तरह नज़र आ रहा है, बरतानिया भी उस तरह नहीं है। डॉक्टर अब जो उसामा पावर्स, जी, इसमें ये क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिए कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, जो शायद जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, क्योंकि उनकी शख्सियत प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अपने मतलब अपने ऑपोजिशन के दौर में कैपिटल हिल पे भी उनके जो सपोर्टर्स हैं वो एक हमला कर चुके हैं। तो वहाँ पर तशवीश नहीं होगी अमेरिकी कांग्रेस जिसकी इजाज़त नहीं ली गई, ऑल्दो कि तो गुंजाइश मौजूद है कि कुछ फैसले अमेरिकी सदर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन है, वो क्या ऐसा चलने देगी, ऐसा होने देगी? क्योंकि यही लगता है कि हर फैसला पहले ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप उसका ऐलान करते हैं, फिर मेरे ख्याल से अपनी भी टीम को या अपने मुल्क के लोगों को या अपनी कांग्रेस को और बाकी दुनिया को बाद में पता चलता है। उनका जो भी मूड होता है ट्विटर से या एक्स से उनकी जो पॉलिसीज हैं वो शुरू होती हैं। देखिए नीलम, ये जो पॉलिटिक्स में फिनोमिना है ना पॉपुलिस्ट लीडर का, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से ये सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक यही है कि पॉपुलिस्ट लीडर जब भी आता है दुनिया के अंदर, कहीं भी आया है, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, उसके अंदर ख़ास तौर पे एक मुतलकुल अलानियत होती है। और अमेरिका का जो निज़ाम है वो उस मुतलकुल अलानियत को फैसिलिटेट करता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो उसको फैसिलिटेट करते हैं, और ट्रंप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जायज़ या नाजायज़ ये अलग बात है। जहाँ तक बात है कि अचानक हमला कर दिया और उठा के लिया है और ये कर दिया, तो ये तो अमेरिका की पुरानी तारीख है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ घड़ा गया, उसमें से एक चीज़ निकल के सामने नहीं आई। तो पहले दुनिया थोड़ी मुख्तलिफ थी, पहले ये इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ नहीं थी, दुनिया के अंदर थोड़े इंस्टीट्यूशन बरकरार थे, तो उसके लिए झूठ घड़ा जाता था, झूठ फैलाया जाता था, लॉबिंग की जाती थी, फिर हमले किए जाते थे। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया के आने के बाद और पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट आने के बाद अब फ़र्द वाहिद इतना बाइख्तियार है कि वही सारे फैसले करता है। और जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है यही अमेरिका की तारीख है। इसमें हमें कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली। बस हमें नई चीज़ ये देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। इससे पहले जो सुदूर करते रहे, जॉर्ज बुश से लेकर, सीनियर से लेकर और दीगर सुदूर तक, वो भी यही करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने जो काम इकदाम किया है, और अमेरिका जिस पोजीशन के अंदर है और यूएन जिस पोजीशन के अंदर है, सबसे अहम तरीन बात यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर जिसके तहत दुनिया चलाई जा रही थी, दुनिया के जंगों के तस्फिये किए जा रहे थे, उसकी मौत का ऐलान कर दिया गया है। और अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ चौधरी और जागीरदार और वडेरे अपने अपने इलाकों के कमी कमीनों पर और गाँवों पर कब्जा करते हुए दुनिया में आपको नजर आए। वेनेजुएला के अवाम के लिए इसमें मैसेज क्या है कि आपकी अदालतें भी इस काबिल नहीं हैं कि
अगर मान भी लिया जाए कि जो वेनेजुएला के सदर हैं या उनकी अहलिया हैं कोई इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ऑल्दो कि वो डिनाई करते रहे हमेशा, लेकिन अगर सपोज कर लिया जाए कि वो कुछ कर रहे थे, तो वेनेजुएला के अंदर अपनी कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका में जाके ही, अमेरिकी अदालतों में ही इस केस का फैसला हो सकता है। और अगर ऐसा होता है और ऐसा होने दिया जाता है अमेरिकी अदालतों में, जैसे उनको घसीटा भी जा रहा है और उनकी अहलिया को, तो और दुनिया खामोश रहती है, तो उसके बाद वेनेजुएला के अवाम के लिए क्या मैसेज है? ठीक है, उनको अपने सदर से हर जगह हर लोगों को अपने पॉलिटिकल जो भी उनके सरबराहान होते हैं उनसे मसाइल होते हैं, लेकिन वेनेजुएला के अवाम की इसका मतलब कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अमेरिका ही है जो फैसला कर सकता है उनके सही और गलत का। जी बिल्कुल। अब दुनिया के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ चुका है, और दुनिया के जो इदारे ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ एक जो बहुत अहम तरीन सवाल सबके सामने रहना चाहिए कि आपके अंदर जब तक गद्दार मौजूद ना हो ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती। आप ये देखिए कि वेनेजुएला से पहले ईरान के अंदर और ईरान से पहले लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, वो इस बात की अक्कासी करता है कि ये सब कुछ अंदर से मिली भगत के साथ हुआ। तो सिक्योरिटी लैब्स भी है। दूसरा मसला ये भी है कि आपके साथ आगे पीछे जो लोग हैं उसके अंदर एक गद्दारों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद रहती है कि जिनको किसी वक्त भी ख़रीदा जा सकता है। ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो अपराइजिंग हो रही है, सिर्फ ईरान इस वजह से बचा हुआ है कि उसके अंदर जो गद्दारों की तादाद है वो जो पावर क्वार्टर्स हैं उन तक निस्बतन कम है। साजिश करके किसी को मारा तो जा सकता है, लेकिन पावर क्वार्टर्स के अंदर से डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशें अभी तक नाकाम हुई। तो दुनिया के लिए तो ये सबक है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें, और आपके पास जितने ज़्यादा गद्दार होंगे टीपू सुल्तान से लेकर आज तक, उतनी ही जल्दी आप कैप्चर हो जाएंगे। बाकी आपको अब फातिहा पढ़ लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई निज़ाम नहीं है, दुनिया के अंदर सिर्फ ताकत का निज़ाम है। जो ताकतवर है उसी का कानून, उसी का डंडा और उसी की तमाम अमलदारी अब चलने वाली है। लेकिन फिर भी थोड़ी बेचैनी होती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले साल ईरान में कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं उनकी बॉम्बिंग से, और फिर इसराइल ने जो हमले किए हैं, उस वक्त उनको ईरानियों का ख्याल नहीं आया। अब अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट के साथ ईरानी कोई मुश्तिल हो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं फॉर वट एवर रीजन्स, कोई कहेगा कोई बैरूनी साजिश है, कोई कहेगा महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, उसमें अगर जाने जा रही हैं तो उसका दर्द डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बैठ के फील हो रहा है कि ईरानियों की जाने जा रही हैं। ये जो हिपोक्रेसी है इतनी वाज़े है, इतनी आया है हमारी आंखों के सामने, लेकिन उसके बाद भी यकीन नहीं आता कि किस तरह से हाउ कैन दे गेट अवे विद दिस, कि उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया आपको जानों का, अब आप ईरानियों के सबसे बड़े अलंबरदार बने हुए हैं। देखिए, मैं इस पे एक ही कमेंट करूंगा। जो आज के इस्राएली अखबार हैरेट्स के मेन पेज के ऊपर जो खबर छपी है, उन्होंने कोट किया है जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट खातून है उनको, कि उनका ये कहना है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने में और उसको अमेरिका में ले जाने में इसराइल का हाथ। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने मज़ीद डिटेल शेयर नहीं की, कि उनके पास कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर है कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इसराइल के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है। और ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी यही कुछ है कि ईरान को जिस पावर से सबसे बड़ा ख़तरा है उस खित्ते के अंदर, वो ईरान है, और ईरान के बाद टर्की है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वेनेजुएला के सदर के बयानात को उठा के देख लीजिए, ईरानी रिजीम के बयानात को उठा के देख लीजिए, और दोनों तरफ जो अपराइजिंग है, एक तरफ सदर को कैप्चर करके ले गए, अगवा करके ले गए, और दूसरी तरफ जो अपराइजिंग है उसके डांडे कहाँ से मिलते हुए नज़र आते हैं। तो दुनिया के अंदर जो एक नया अथल पथल मौजूद है, सोमाली लैंड को भी अगर आप मिलाना चाहें तो उसमें को भी मिला लीजिए, कि जिसको इसराइल ने रिकॉग्नाइज किया है। सूडान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको भी देख लीजिए आप, लिबिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको भी देख लीजिए। तो मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ अमेरिका तक जो कुछ हो रहा है, ये सब एक सिलसिले की मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं। आप कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाएंगे, आपके सामने नक्शा सामने आता चला जाएगा। अब वही हो रहा है कि जो कुछ चीन और रूस कर रहे हैं, कि एक लिटिल पार्टनर है और एक बिग ब्रदर है। तो बिग ब्रदर ने लिटिल पार्टनर को सामने करके अब ये काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की बदकिस्मती ये है कि अमेरिका जो है वो बिग ब्रदर होने के बावजूद लिटिल पार्टनर के तौर पे
ऑपरेट कर रहा है और एक्ट कर रहा है। तो अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आप दावे बयानात तमाम चीज़ें देख लीजिए कि एक तरफ वो एक फ़र्द को कैप्चर करके ले आते हैं दूसरे मुल्क से, और एक फ़र्द उनके साथ खड़े होकर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंटेड मुलजिम है उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कानून और इंसाफ और आलमी ताकतों का क्या मेयार है। डॉक्टर उसामा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तेल के ज़खायर तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा हैं। इससे पहले अरब कंट्रीज़ में भी जहाँ जहाँ तेल के ज़खायर थे उन मालिक के साथ क्या हुआ ये भी हम सब के सामने है, सिवाय सऊदी अरब को छोड़ के। लेकिन या कतर की अगर बात की जाए, उनको किसी और तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस किया गया है। पाकिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, क्योंकि तेल के बाद अब नई जिस चीज़ पे उनकी अमेरिका की नज़र है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे है। तो क्या पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में अगर कोई स्टैंस लेता है सख्त जो कि अमेरिका के मफादात के अगेंस्ट होगा, तो ऐसा कोई वहाँ पे भी मिस एडवेंचर किया जा सकता है? नीलम देखें, पाकिस्तान को बाहर से ख़तरा नहीं है जितना अंदर से ख़तरा है। आप ये देख लीजिए कि सूडान के अंदर तो कोई बाहर से इन्वेजन नहीं हुई ना, सूडान के अंदर तो आपस में खाना जंगी हो रही है, 1 लाख से ज़्यादा लोग बदकिस्मती से उसमें मारे जा चुके हैं। इसी तरह सोमालिया में देख लीजिए, सोमालिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। तो पाकिस्तान को मैं ये नहीं समझता कि अमेरिका बाहर से आके कैप्चर करने की कोशिश करेगा। जो भी आलमी ताकतें हैं, जो साजिशें करने वाले लोग हैं, वो अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तो बराबर में चाइना बैठा हुआ है, और चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके बिल्कुल बगल के अंदर कोई और आलमी ताकत आके बैठ जाए। ये बिल्कुल रूस और यूक्रेन वाला मामला है कि रूस जब तक खामोश था यूक्रेन के हवाले से, जब तक उसने यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी पींगें नहीं बढ़ाई थी। तो पाकिस्तान को सिर्फ एक ख़तरा हो सकता है, जो कि शायद कुछ अरसे के बाद मुमकिन हो पाए, लेकिन अभी फौरी तौर पे मैं नहीं देख रहा कि ईरान के अंदर कोई अमरीकी इन्वेजन होती है तो जाहिर सी बात है ईरान के साथ पाकिस्तान की एक तवील सरहद लगती है, तो लामहला पाकिस्तान के अंदर इसके असरात मुरतब होंगे। और अगर चाइना की मौजूदगी के साथ अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर आता है, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के लिए कोई अक्लमंदाना ये फैसला होगा। उसके नतीजे में उसको एक अफ़गानिस्तान जैसी ही तवील, सख्त और उससे ज़्यादा मुहलिक जंग शायद ईरान में लड़नी पड़े। सही अफ़गानिस्तान से वो फिर भी निकल कर आ गए, लेकिन ईरान से शायद वो इस तरह निकल कर वापस ना आ सके। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में डॉक्टर उसामा आपने इजहार ख्याल किया।